आपने बिल्कुल दिल से बात करी है और इतना तो आपको मुझ पर यकीन है ही कि मैं समझ रहा हूँ। हम वहाँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहे थे तो मुझे याद है गाड़ी में मैं बैठा हूँ, पिछली सीट पे मेरे बगल में वो बैठे थे, मैं इधर खिड़की पे उधर खिड़की पे। नहीं ये मत करिए यार। तो सर सुनिए सुनिए सुनिए, किसी और की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य मत बनाइए। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। आप किसी को 20 साल तक अपने कंधे पे बैठाए रहोगे और 20 की उम्र में कहोगे जा अब अपनी टांगों से दौड़ लगा, तो वो दौड़ना तो छोड़ो, वो चल भी पाएगा? मैंने उनको भरे मंच पर मुख्यमंत्रियों को लताड़ते हुए देखा है। घर में वो कभी आवाज़ नहीं ऊंची करते थे। गले लगना बहुत अच्छी बात है, गले लगना भी सीखो और दूर जाना भी सीखो। और रुद्रपुर उस समय बहुत छोटा सा शहर होता था, कस्बे जैसा होता था, बहुत खूबसूरत, नैनीताल के पास। सर सादर नमस्ते। जी मेरा प्रश्न मेरे और मेरे बेटे से जुड़ा हुआ है। जितनी बातें बोलते हो वो बिल्कुल सही है सर। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बेटा है, उसके लिए जो मुझे अभी तक समझ में आया है सर कि, और मुझे रोकना मत सर प्लीज़। मैं इस प्रश्न को लेकर बहुत दिन से व्याकुल हूँ। इस प्रश्न के लिए समय देना सर मुझे। मैं अपनी समझ से मेरे उसके प्रति क्या कर्तव्य है, उसके प्रति एक तो उसकी भौतिक पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था करना, एक रहने के लिए चलो उसके लिए मकान, छोटा मकान, वो मुझे समझ में आया, मैंने कर दिया सर। उसके बाद फिर तीसरी बात आती है सर कि उसके विवाह के लिए, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि 3 चीज़ें आपको तोड़ देती हैं, काम वासना, इज्जत और पैसा। तो सर मुझे जो लगता है, जो मैं अपनी समझ से, मैं मेरे निजी जीवन की बात करूं तो काम वासना, इज्जत बिल्कुल निकल चुकी है, और तो पैसा है मेरी समझ से। तो सर उतना पैसा मैंने उसको दिया, मतलब इतना जोड़ दिया है सर। तो उलझन कहाँ रहती है सर? उलझन ये रहती है, अभी तो मेरा बेटा मात्र 2 साल का ही है सर, अभी 2 साल का ही है। लेकिन सर 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 प्लीज सर, आप मेरी कितनी भी बेइज्जती करिए। अरे मैं बेइज्जती नहीं कर रहा भाई, नहीं सर, नहीं सर, बेइज्जती नहीं आप कर रहा। मेरी कितनी भी बेइज्जती करोगे, मैं बेइज्जती खाने के लिए भी तैयार हूँ सर, मैं पिटने के लिए भी तैयार हूँ सर, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए। तो सर मैं कहाँ उलझता हूँ? मैंने अपनी तरफ से सारा प्रयास करूँगा सर, मैं हर कोशिश करूँगा सर, लेकिन मैं तो कहूँगा सर उसको बताने के लिए कि भाई अगर तुझे मैरिज में जाना भी है ना, तो एक ढंग की लड़की तो सेलेक्ट कर ले भाई। और अगर सर मैं वहाँ असफल हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेता है सर, तो मेरे पास जितना भी धन है वो उसके लिए पर्याप्त है सर, जो मेरी समझ से। और सर अगर वो मेरे प्रयास करने के बाद भी देखो वो मेरी अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, तो मैं प्रयास ही कर सकता हूँ सर। तो वो अगर ऐसा नहीं करता है तो सर मेरा जो जीना है, मतलब मैं आपको खुद बताऊं, मैं तो नहीं जी सकता सर, क्योंकि मैं इस चीज़ से इतना पीड़ित हूँ सर। तो सर अगर वो ऐसा फिर भी नहीं करता, तो एज अ फादर व्हाट शुड आई डू? कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करता है तो सर अब मैं अपने मन की कह ही देता हूँ सर कि आप ये कहोगे कि अभी तो वो 2 साल का ही है, तो तुम इतना चिंता क्यों करते हो? तो सर उससे मेरे मन में ये आता है कि अगर मेरा यही है, तो अगर ये हो जाएगा तो सर मुझे और धन की ज़रूरत है, क्योंकि सर आप बिल्कुल सही कहते हो, धन कमाने के लिए गुलामी करनी पड़ती है सर। मैं खूब देखता हूँ समाज में, सर बिल्कुल गुलाम बनाते हैं सब। तो सर एज अ फादर व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए सर? इस पर विस्तार से बताएं सर आप, क्योंकि इस पर मेरा पूरा जीवन दिशा ही बहुत पागल कर रहा है सर। मैं आपको बताऊं सर, इस प्रश्न ने मेरी नींद भी ठीक ठीक दुभर कर ठीक दी है ठीक सर, ठीक क्योंकि इस पर मेरा पूरा ठीक जीवन ठीक ठीक दिशा ठीक ही ठीक बहुत ठीक ठीक। पागल कर रहा है सर। मैं आपको बताऊं सर, अरे इस प्रश्न, देखिए, मैंने अपने जीवन में जो निर्णय लिए वो एक दृष्टि से सब बहुत उल्टे पुल्टे थे।
अब ले लिए हैं तो फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ ले लिए, वरना अगर आप उस समय में लौटें जब वो निर्णय लिए जा रहे होते हैं, जब प्रक्रिया चल रही होती है, तो उस समय पर वो निर्णय बड़े खतरनाक, बड़े नागवार लगते हैं। कोई अपरिचित भी वैसा निर्णय ले रहा हो तो आप उसको रोकना चाहेंगे। और मैं वैसे निर्णय एक के बाद एक कई लेता चला गया। उसमें एक निर्णय विवाह संबंधित भी था। मेरे पिताजी ने मुझे कभी न इस तरफ का कुछ बोला, ना उस तरफ का कुछ बोला। परसों उनका जन्मदिन है, हम एक स्कूल में कुछ करने जा रहे हैं। मुझे एक वाकया याद नहीं आता जब मेरी उनसे विवाह को लेकर कोई चर्चा हुई हो कभी। उन्होंने मुझे सलाह नहीं दी, उन्होंने मुझे किताबें दे दी थी, और वो भी उन्होंने दी नहीं थी, उन्होंने रख दी थी कि मुझे दिखती रहें। अपने हाथ से भी ऐसे थमाने तो शायद वो कभी भी नहीं आए। ऐसी जगह रख देते थे, लाइब्रेरी थी और ला ला के रखते रहते थे, मुझे दिख जाती थी, मैं खुद ही उठा लेता था। और मैंने नहीं उठाई तो मुझसे कहते नहीं थे कि पढ़ो। किसी भी चीज़ का जोर डालने कभी आए ही नहीं, ऐसे जैसे हुई नहीं, अनुपस्थित। आप जैसे हैं इससे ये तय हो जाएगा कि आप बच्चे को क्या सिखा पाते हैं, संदेश दे पाते हैं। आपकी हस्ती तय करती है। बहुत अच्छी बात है, अभी 2 ही साल का है, मतलब अभी समाज के ज़्यादा प्रभाव पड़े नहीं होंगे उस पर। हालांकि पढ़ने शुरू हो जाते हैं जैसे ही इंद्रियां सक्रिय होती हैं और मन सिद्धांत बनाना, कार्य कारण में संबंध जोड़ना शुरू करता है ना, वैसे ही समझ लीजिए कि बच्चा संस्कारित होना शुरू हो गया। पर अभी 2 साल है, ठीक है। तो आपको खुद एक बाप जैसा होना पड़ेगा। इसकी नहीं है कि उसको बाप ने सिखाया क्या, इसकी है कि बाप बाप जैसा हुआ कि नहीं हुआ। सिखाना तो पड़ता ही नहीं है। और हमारे साथ क्या विडंबना है कि हम बाप जैसे होते नहीं, पर बेटे को सिखाने की होड़ में रहते हैं। कुछ भी नहीं सिखाना है, इतना सा भी कुछ नहीं सिखाना है। सिखा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी वो अपनी स्वेच्छा से कुछ पूछने आ गया तो आपने बता दिया, वो अच्छी बात है। सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मौजूद रहिए, उपस्थित रहिए, एक साक्षी की तरह रहिए, देखते रहिए। और अगर आप सचमुच बाप हैं तो बेटा बिगड़ेगा नहीं आसानी से। अब एकदम ही माया ने कुछ ठान रखा हो तो हम नहीं कह सकते, वो तो फिर देखिए, है ना, प्रकृति का संयोग है, उसकी नहीं बात करते। पर संभावना ज़्यादा यही है कि बाप अगर बाप जैसा है तो बेटा तो निखर के ही आएगा। सब पूछते हैं बच्चों को कैसे सिखाएं, क्या पढ़ाएं, क्या बात बोलें, क्या अनुशासन दें। ये बात बहुत कम लोग कहते हैं कि हमें क्या हो जाना चाहिए। आप ठीक हो जाइए, बच्चा अपने आप अच्छा निकलेगा। आपके पक्ष में 2 बातें जा रही हैं। एक तो बच्चा छोटा है, दूसरा आप संतों के साथ और कृष्णों के साथ हैं। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल ठीक करके चलेंगी। पैसा, आपने कहा कि पैसा वो कितना उसके लिए ज़रूरी है, मैं वो उद्धृत करता रहता हूँ ना। हमारी तरफ चलता है कि पूत सपूत तू क्यों धन संचय, और पूत कपूत तू क्यों धन संचय। अगर वो कपूत ही निकल गया तो जो आपने उसको पैसा दिया है वो उसका दुरुपयोग ही करेगा, और अगर सपूत निकल गया तो आपके दिए हुए पैसे का वो करेगा क्या। अगर वो सपूत है तो आपसे पैसा क्यों मांगने आएगा। हाँ, एक साधारण न्यूनतम राशि ज़रूर होती है, पिता का फर्ज बनता है, उसकी पढ़ाई में तो आपको व्यय करनी पड़ेगी।
और आरंभ के कुछ दिनों में हो सकता है आपको उसको थोड़ा सा सहायता भी देनी पड़े, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी राशियां माँ बाप इकट्ठा करते हैं ना, ये बच्चे को ये दूंगा वो दूंगा, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है अगर पूत सपूत है। तो आप बेटे पे कम से कम ध्यान दीजिए, आप स्वयं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई सलाह नहीं देनी है, ये मामले ऐसे हैं ही नहीं, क्या सलाह दें उसको कि किससे शादी करो किससे नहीं करो, देख लेगा ना। उसको इंसान बनाना है, वो इंसान बन गया तो इंसान का मतलब ही होता है मुक्त। जो मुक्त है वही तो मनुष्य कहलाने लायक है ना, जो मुक्त नहीं है वो इंसान ही नहीं है, वो तो पशु है। तो हमें उसको मनुष्य बनाना है और बाकी काम वो खुद करेगा। और आपको गर्व होना चाहिए अगर वो कभी आपसे अपनी शादी ब्याह की चर्चा करने ना आए। ये कोई बहुत आमतौर पर ये कोई बहुत गौरव की बात नहीं होनी चाहिए अभिभावकों के लिए अगर बच्चे आकर के उनकी अनुमति वगैरह मांग रहे हैं कि फलाना रिश्ता है, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बच्चों को छुपानी चाहिए ये बातें, मैं उस स्थिति की चर्चा कर रहा हूं जहां बच्चा इस लायक ही नहीं बना है कि वो 25-28 का या 20-22 का हो रहा है और अभी वो ये जान पाए कि किसको साथी बनाना है किसको नहीं बनाना है। 20-22 का हो गया, अभी भी है वो बच्चा ही। ये माँ बाप के लिए कोई गौरव की बात है? तो माँ बाप के लिए भी ये नाज की बात होनी चाहिए कि इन मामलों पे हमारे बच्चे को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने उसको ऐसा ताकतवर और आज़ाद इंसान बनाया है कि वो समर्थ है, काबिल है इन चीज़ों पे अपने फैसले खुद लेने के लिए। हाँ, अनुभव अभी उतना नहीं है उसे, और अनुभव का भी कुछ महत्व होता है। तो जब उसे लगता है कि उसे हमारी सलाह चाहिए तो वो आकर हमसे बात कर लेता है। लेकिन आज़ादी और बोध का महत्व अनुभव से हमेशा ज़्यादा होता है। अनुभव छोटी चीज़ होती है बोध के आगे। तो अपने अधिकांश फैसले वो खुद ही ले लेता है या ले लेती है, बच्चा हो बच्ची हो जो भी हो। ये माँ बाप के लिए गौरव की बात होनी चाहिए, लेकिन माँ बाप के लिए ये बड़े विरोध की बात बन जाती है। वो इसमें अपमान मानने लगते हैं कि हमारे बच्चे ने हमसे पूछी नहीं, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले रहा है। अगर वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले रहा है तो इसमें आपका अपमान है कि सम्मान है? सही सही बताइए। आपको फ़ख्र होना चाहिए ना कि देखो मैंने ऐसा काबिल इंसान पैदा करा है, ये अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता है। और जिसको इस लायक बनाना होता है कि वो अपने फैसले खुद ले जाए, उसे अभ्यास करने देते हैं। हम जिसको चाहते हैं कि ज़िंदगी की राह पर वो अपनी टांगों से चले, उसे हम बचपन से ही उसकी ही टांगों पर चलने देते हैं। आप किसी को 20 साल तक अपने कंधे पे बैठाए रहोगे और 20 की उम्र में कहोगे जा अब अपनी टांगों से दौड़ लगा, तो वो दौड़ना तो छोड़ो, वो चल भी पाएगा? तो बचपन से ही स्वतंत्रता का बच्चों को अभ्यास कराइए, स्वतंत्रता का अभ्यास कराइए। मुझे याद आता है, मैं बहुत बहुत छोटा था, मैं बता देता हूँ बिल्कुल ठीक ठीक। 5 या 6 साल का, ठीक है, केजी या फर्स्ट की बात है, रुद्रपुर शहर की। तो हीरो साइकिल थी लाल रंग की, और वैसी वाली नहीं जैसे बच्चे चलाते हैं, जैसे बड़ी वाली होती है ना। मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s। तो जो बड़ी वाली A1 साइकिल होती है, तो उसी का छोटा संस्करण समझ लीजिए, वैसी ही पूरी, बस कद में छोटी थोड़ी, लाल रंग की थी। वो ले आए थे, और मेरे कद के हिसाब से वो अच्छी बड़ी थी। बस ऐसा था कि मैं जब पाँव पूरा लंबा कर लेता था तब पैडल उसके घूमते थे, और पैडल जब पूरा नीचे तक जाता था तब तो थोड़ा सा जैसे मेरे पाँव से वो छूटने ही लगता था। उसको शायद ये सोच के लाए थे कि आज ला रहे हैं, अभी 6 महीने बाद कद बढ़ ही जाना है, शायद ये जो भी है। तो एक दिन का मुझे याद है, एक सड़क है, और रुद्रपुर उस समय बहुत छोटा सा शहर होता था, कस्बे जैसा होता था, बहुत खूबसूरत, नैनीताल के पास। लोग नैनीताल चले जाया करते थे शनिवार इतवार। तो
कोई नहीं है आसपास, शाम का समय है, आबादी बहुत कम थी वैसे भी वहाँ की, और वो ऐसे ही पतली सी है सड़क और उस पर है, और वो मुझे पीछे से पकड़ के साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, करा करते थे। और उस दिन मैं साइकिल चला रहा हूँ, और काफ़ी देर बीत गई, 10 मिनट बीत गए, तो मुझे कुछ हुआ खटका सा। मैं पीछे देखता हूँ तो वो शायद जाने 500 मीटर या 1 किलोमीटर पीछे हैं, और वहाँ से ही बोलते हैं बस ऐसे। उन्होंने छोड़ दिया था बिना ये सोचे कि उतरते समय गिर सकता है, घुटने छिलेंगे, जो भी होगा, छोड़ दिया था। पर वहाँ खड़े हुए थे सड़क पे और जान रहे थे कि मैं पीछे तो देखूंगा, तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसे ही पीछे देखा बोले चलते जाओ। वो असल में एक बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़ा, जो कि छोड़ा गया था शायद, वहाँ पे कोई कॉलोनी विकसित होनी थी, इतना बड़ा मैदान। तो वो जो सड़क थी वो उसके पूरा ऐसे इर्द गिर्द घूम के आती थी। तो शायद अपने उसमें चाह रहे थे कि मैं पूरा घुमा करके वापस उन तक लौट कर आऊँ। मैं उतना नहीं घुमा पाया, मैं रास्ते में ही दिख गया था ना कि कोई नहीं है, तो रास्ते में ही फिर मैं एक जगह जाके गिर गया। पर उन्होंने अपनी ओर से एक जगह तक ला करके छोड़ दिया था कि जाओ आप चलते जाओ, और मैं चलता भी गया। कम से कम ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप देख नहीं रहे हो। अब छोड़ने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपने उसको जाके अंधे कुएं में छोड़ दिया है। विजय सुपर स्कूटर होता था, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का, लखनऊ में बनता था। अब तो किसी ने देखा हो शायद, वो बड़ा भारी स्कूटर होता था, बहुत भारी, बहुत बहुत भारी। तो मुझे मेरे नाना ने हीरो पुक तोहफे में दे दी थी, मैं 8वीं में रहूँगा। मुझे वो चलानी नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे विजय सुपर से हीरो पुक चलानी सिखाई। मैं चला रहा था तो पीछे बैठ जाते थे, कहते चलाओ, और वो बहुत भारी स्कूटर था। और गिरता तो मुझे तो लगती, उन्हें भी लगती, पर मुझे स्वतंत्र छोड़ने के लिए उन्होंने ये तक स्वीकार किया कि उनको चोट लग जाएगी। पर ये नहीं था कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम मोपेड चलाओ, ऐसे करो वैसे करो, जो भी है। तो ये प्रश्न मुझे विचित्र लगता है जब कोई पूछता है कि हम बच्चों को क्या सिखाएं, क्या सलाह दें। मैं बोलता हूँ कुछ मत सिखाओ, मौजूद रहो। तुम्हारी हस्ती बहुत सारी बातें बच्चों को सिखाती है। आपकी हस्ती ऐसी होनी चाहिए ना कि बच्चा खुद सीख ले। बच्चे को सीधे सीधे क्या सिखा रहे हो? बच्चा आपको देख तो रहा है। मैंने उनको भरे मंच पर मुख्यमंत्रियों को लताड़ते हुए देखा है, और मुख्यमंत्री वही मंच पर बैठे हुए हैं। घर में वो कभी आवाज नहीं ऊंची करते थे, लेकिन विभाग के ऊंचे अधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनके सामने वो कभी दबते झुकते नहीं थे। मैंने ये देखा है ना। तो मुझे क्या जरूरत है कि वो मुझे अलग से आकर के ज्ञान दें? उनका जीवन ही मेरे लिए ज्ञान था। और बड़ा अजीब हो जाए ना कि वो आकर के वीरता का संदेश दे रहे हैं, और जबकि मैं उनको पाऊं कि वो बिल्कुल घुग्गू हैं, डब्बू हैं। मैंने तो उनको पाया कि उनके साथ जो कुछ भी विभाग कर सकता था और लखनऊ में बैठे सत्ता के लोग कर सकते थे, सब करते गए। अपनी एक एक प्रमोशन के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। वो कोर्ट जाते थे, लड़के प्रमोशन लेते थे। तो ये सब देखा है ना, और वो देखना पर्याप्त था। इससे क्या करोगे सुन के? ये जबान दो कौड़ी की है, चमड़े की चीज़ है, क्या सुनाऊं? बात जिंदगी की होती है। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आपके बच्चे बच्चियां, आपके आसपास के सब लोग आपकी जिंदगी का लोहा माने।
बड़ा अजीब हो जाता है। मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ इतने में 2-3 बार कि मैं उनके साथ बैठ के अपने विवाह की बात कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं सकता था। हमारा रिश्ता ही ऐसा नहीं था कि हम ये बातें करें। ये कोई करने की बात है? पापा, उन्हें भी पता है, मैं उनको अजीब लगता, ऑकवर्ड लगता है कि ये क्या बात करने आए हो, देख लो तुम्हें जो भी करना है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तुम मुझसे क्यों डिस्कस करने आए हो। मैन टू मैन रिलेशन रखिए ना। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा सुनने में। आईआईटी में थे तो सेमेस्टर जब पूरा होता था तो आपको महीने, अगर विंटर्स वाला है तो महीने के लिए, समर्स वाला है 2-3 महीने के लिए कमरा छोड़ना होता था। फिर जब दोबारा सेमेस्टर शुरू होगा तो आप वापस आ जाइएगा अपना। तो वही लड़के थे तो डिड एज द बॉयज़ डू। उस समय पर ऑनलाइन नहीं होता था मामला, तो उस समय पर एडल्ट मैगजीन्स चलती थी। तो वो मेरी अलमारी के ऊपर 2-3 पड़ी हुई थी, डाल करके भूल गए होंगे, डेबोनेयर वगैरह ये सब। जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पता है। तो सेमेस्टर ओवर हुआ, वो गाड़ी लेके आए कि हाँ भाई सामान अपना लाद दो चलो। तो सामान पूरा पैक हो रहा था, तो मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ पे स्लिप लेनी होती थी वार्डन ऑफिस से। वहाँ से स्लिप लेके आता हूँ तो वो हाथ में डेबोनेयर लगे खड़े हुए हैं। फिर बस कुछ नहीं, मुझे देख के ये रखनी है। मैंने कोई जवाब दिया ना कुछ, बस। मैन टू मैन। मैन टू किड क्या होता है? किड पैदा करा था और उसको किड ही रखना है क्या? किड ही रखना है क्या? बस। ये बातें बहुत निजी होनी चाहिए, और निजता और मजबूती एक साथ चलते हैं। कुछ भी निजी वही रख पाएगा जो मजबूत है। जो मजबूत नहीं है ना, उसका सब कुछ सार्वजनिक होता है। जैसे गरीब के झोपड़े का सब कुछ सार्वजनिक होता है। आप सड़क पे भी गुजर रहे हो, वहां बगल में झोपड़पट्टी है, सब दिख जाता है कि उसके अंदर क्या है। निजता तो मजबूत दुर्गों के भीतर ही पाई जाती है, वहां कुछ पता चलता है। ये भारी चौड़ी और ऊंची दीवारें हैं, अंदर क्या है, झांक के दिखा दो। ये बातें जीवन में बहुत निजी होती हैं। प्रेम, साथ, संबंध, लेकिन हम निजी रख नहीं पाते क्योंकि हम मजबूत लोग नहीं हैं। बच्चे को मजबूत बनाइए। और निजी माने गुप्त नहीं होता, फिर कह रहा हूं, प्राइवेसी इज नॉट सीक्रेसी। गुप्त नहीं है, हो सकता है प्रकट हो, प्रत्यक्ष हो, लेकिन फिर भी निजी है क्योंकि हमारा है। हमें 50 लोगों से उसमें पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा है। इसका मतलब ये नहीं कि छुपा रखा है, गुप्त है, सीक्रेट है, ना 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 ना, वो सब नहीं। क्यों माँ बाप होने के नाते हमें इतनी हसरत हो कि बच्चे बच्चियों के ब्याह में और संबंध में हमें घुसना है? क्यों घुसना है? क्यों घुसना है? देखने दो ना उनको। हाँ, उपस्थित रहिए। वो सलाह मांगने आए तो सलाह जरूर दीजिए, लेकिन आपका भी गौरव इसी में है कि उन्हें सलाह मांगने की जरूरत कम से कम पड़े। और 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 प्रेम और निजता, इन शब्दों का सम्मान करना सीखिए। भारत में हम इन चीजों का बहुत कम सम्मान करते हैं।
भारत इसीलिए तो आत्मा से वंचित रह गया ना, क्योंकि आत्मा माने वो जो सबसे निजी है। यहां हम हर चीज को सोशल, सार्वजनिक बना डालते हैं, हर चीज को चौराहे पे टांग देते हैं। इतना भद्दा लगता है। वैसे तो हम कहते हैं कि साहब हम बड़े सांस्कृतिक लोग हैं और हम बड़े मर्यादा का पालन करते हैं, और जितनी अश्लील हरकतें हम करते हैं इतने दुनिया में कम ही लोग होंगे जो करते होंगे। ब्याह हो रहा है तो सेज सजाई जा रही है। अभी राजस्थान में कहीं का आया कि वहां पे वो अगले दिन जाकर के दुल्हन को सफ़ेद चादर खून भरी प्रमाण में दिखानी पड़ती है। ब्याह के अगले दिन सुहागरात के बाद वो सफ़ेद चादर दिखाती है और सफ़ेद चादर घर के लोग बिछाते हैं। कुछ भी निजी रहने दोगे या सब चौराहे पे ही टांग दोगे? माँ बाप क्यों घुस रहे हैं? परिवार का इसमें क्या लेना देना? हर बात। और बल्कि डपट देना चाहिए इन मामलों में। तो अगर वो जो बच्चा है नालायक निकल रहा है और पूछने आ रहा है तो उसको डपट देना चाहिए कि ये बात मुझसे क्यों पूछ रहा है, खुद समझ खुद तय कर। घोड़े जैसा हो गया 25 साल का, इसमें मुझसे सलाह लेने आया है? क्यों लेने आया है? इसकी जगह हम उल्टे बुरा मान जाते हैं अगर वो हमसे पूछने ना आए तो। अगर बच्चे का केंद्र ही गलत है तो आप कितनी भी सलाह दे लो, वो काम तो अपने ही केंद्र से करेगा ना, उल्टे ही पुल्टे करेगा। अभिभावक होने के नाते उसके निर्णयों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उसके केंद्र की आपकी जिम्मेदारी है। जिस हद तक एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी हो सकती है, बाकी कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। आपने बच्चा पैदा किया है, आप उसके रचयिता नहीं हो गए हो, विधाता नहीं हो गए हो। ये बिल्कुल हो सकता है कि आपका बच्चा हो और आपके सारे प्रयासों और आपकी सुदृढ़ हस्ती के बावजूद वो बहुत एक कमज़ोर जंतु बन के निकल जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन जिस हद तक हो सके आप उसकी हस्ती को संबोधित करें, उसके निर्णयों पर छाने का प्रयास न करें। मैं आईएम से अपना बोरिया बिस्तर लेके लौट रहा था, मार्च 2003 की बात है। आश्रम एक्सप्रेस चलती थी, पुरानी दिल्ली आती थी, तो वो मुझे लेने आए थे। तो मैं डिपार्टमेंट से सैबेटिकल पे था उस समय पर। तो सरकारी नौकरी उस वक्त भी मेरे हाथ में थी। अब आईएम से भी आप ग्रेजुएट कर गए तो आपको चुनना है कि कॉरपोरेट जॉब है, ये रहा उसका ऑफ़र, और ये रही सरकारी नौकरी, दोनों में से अब ज्वाइन किसको करना है। तो हम वहाँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहे थे, तो मुझे याद है गाड़ी में मैं बैठा हूँ, पिछली सीट पे मेरे बगल में वो बैठे थे, मैं इधर खिड़की पे उधर खिड़की पे। तो चुप 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 बैठे हैं और लगभग आधे घंटे बाद मैं उनसे बोलता हूँ, पापा मैं छोड़ ही रहा हूँ। ना कोई भूमिका, ना कोई संदर्भ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं हुई है। वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद से, गाड़ी में पार्किंग में बैठने के बाद से इतना आगे आने तक में कोई बात नहीं हुई है। और मैं सीधे बोलता हूँ, पापा ये भी नहीं बताया कि भाई नौकरी की बात कर रहे हो, खाने की बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो, दुनिया की बात कर रहे हो, क्या छोड़ रहे हो? कुछ नहीं, कोई उसमें कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हुई ही नहीं। मैंने बस इतना बोला, पापा मैं छोड़ ही रहा हूँ। और अगर नौकरी की भी बात हो रही है तो उसमें मैं कौन सी छोड़ रहा हूँ, सरकारी या कॉरपोरेट, ये भी बात नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं। मैं वो उधर अपना बैठे हुए हैं, पापा मैं छोड़ ही रहा हूँ। तो ऐसे करते हैं, छोड़ दे। और 10 इंटरव्यू हो चुके हैं, बाहर वाले पूछते हैं
आपने यूपीएससी छोड़ दी, आपके घर वालों का इसमें क्या प्रतिक्रिया थी? उन्हें बुरा नहीं लगा? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि कुल ये थी उनकी, कैसे समझाऊं? उन्हें समझ में ही नहीं आता। और वो भी मैं थोड़ा अतिशयोक्ति करके जोड़ के बता रहा हूं, उन्होंने इतना बड़ा भी ये नहीं किया था। उनको स्पष्ट था शायद कि आधे एक घंटे के मौन के बाद जो प्रश्न आता है, वो प्रश्न शायद उत्तर अपने साथ लेकर आया है। जरूरत ही नहीं है कि मैं कुछ समझाऊं, ये कोई उथला प्रश्न नहीं है, ये बड़े विचार, बड़े मौन से उठा हुआ प्रश्न है। तो मैं इसमें क्या सलाह दूंगा? जैसे मैंने पूछा वैसे ही उन्होंने तत्क्षण कर दिया, फैसला हो चुका था। असल में वो जानते थे कि फैसला सवाल पूछने से पहले ही हो चुका है। क्या हो चुका है ये भी उनको पता था। न कुछ, न पूछा किस बारे में कह रहे हो, न आगे की बात, न पीछे की बात, न तर्क वितर्क, न वाद विवाद। क्या बताऊं? बच्चों को बड़ा कैसे करें, मुझे तो किया ही नहीं गया। और चूंकि मुझे किसी ने बड़ा करने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए शायद मैं बड़ा हो पाया। किसी ने मुझ पे भी जोर आजमाइश कर दी होती मुझे बड़ा करने की, तो मैं भी बौना रह जाता। बच्चों को कैसे बड़ा करें? उन्हें बड़ा होने के लिए छोड़ दो, वो खुद बड़े हो जाएंगे। माली पौधों को खींच खींच के बड़ा नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है, देखता रहता है। मिट्टी सूख गई है तो पानी डाल दो, मिट्टी सख्त हो रही है गुड़ाई कर दो, पत्तियां कुम्हला सी रही हैं थोड़ी खाद डाल दो। और माली लेके आए स्ट्रेचर और आदर्श बाप बन के दिखाऊंगा, दुनिया का सबसे लंबा पौधा मेरे यहाँ होगा। वर्मा वाला 6 फुट 2 इंच का हुआ है, मैं इसे 6 फुट 4 का करके दिखाऊंगा। और ये पहला वाला नहीं हो रहा तो चलो रे एक और पैदा करते हैं, दूसरा वाला सबसे लंबा खींच के दिखाएंगे। छोड़ दो, वो खुद होता है। उन्हें बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल दो और विथड्रॉ करना सीखो। ये भारतीय अभिभावक नहीं जानते हैं विथड्रॉल, पीछे हटना। जहां जरूरी नहीं है वहां मौजूद क्यों हो? अपनी गरिमा, अपनी इज्जत का ख्याल करो, पीछे हटो। हम घुसना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते। पोस्टर बनाया था, एक कोटेशन थी कि प्रेम गले लगाना भी जानता है और दूरियां निभाना भी। हम गले ऐसे लगाते हैं कि फिर चिपक ही जाते हैं। जैसे कल्पना करो कोई आके आपसे गले लगा, 10 सेकंड तो अच्छा लगे गले लगा हुआ है, और 10 सेकंड के बाद आप क्या चाहने लगते हो? हट भी जा। 20 सेकंड के बाद आप थोड़ा सा खुद ही उसको हल्का सा इशारा देने लगते हो, भाई 20 सेकंड हट। अब 1 मिनट हो गया, हट नहीं रहा है, तो अब कैसा लगने लगता है? 5 मिनट हो गए अभी भी नहीं हटा, तो छटपटाने लगोगे, हाथ पांव फेंकने लगोगे। और 10 मिनट बीत गए बिना तो घूंसा मारोगे, हट। हम रिश्तों में ऐसे चिपकते हैं कि गले लगते हैं तो चिपक ही जाते हैं। गले लगना बहुत अच्छी बात है, गले लगना भी सीखो और दूर जाना भी सीखो। विथड्रॉल, पीछे हटना बहुत जरूरी है। सर, आपने जो मुझे इस पूरी बातचीत में आपने जो एक अभिभावक के तौर पर, एक पिता के तौर पर मुझे समझाई है, वो मुझे अपने जीवन में तो उतारनी ही पड़ेगी। सर, मैं बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहा हूँ सर। देखो, गिरता तो हूँ, और जैसे आपने बताया मुझे कि मैं तो यह चाहता हूँ सर कि उसका नाम मैंने अर्जुन ही रखा है। जब आपसे मैं जुड़ा था तो सर वह अपने माँ के गर्भ से आया भी नहीं था, तो मैंने उसकी माँ से कह दिया था कि अगर लड़का होगा तो उसका नाम अर्जुन रखना है, और अगर लड़की होगी तो उसका नाम गीता रखेंगे। तो सर मैं भी अर्जुन हूँ, वो भी अर्जुन है, तो सर मेरे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि वो कृष्ण के पास रहे।
नहीं, ये मत करिए। तो सर सुनिए सुनिए सुनिए, किसी और की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य मत बनाइए। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। आप अपनी मुक्ति को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाइए, इससे उसका कल्याण स्वयमेव हो जाएगा। ये जो अतिशय दूसरे पर मन केंद्रित हो रहा है, दिस एक्सेसिव फोकस इस ऑब्सेशन, दूसरे की भलाई के लिए भी आप अगर हर समय उसी के बारे में सोच रहे हो तो ये स्वस्थ बात नहीं है। इसमें सिकनेस है। ये नहीं करना है कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य ये है कि मेरा बच्चा अर्जुन बन के निकले। वो इसमें खराब हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाएं। बिल्कुल बच्चे के प्रति, बल्कि पूरी मानवता के प्रति हमें प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन जब अभी मैं ही बीमार हूं तो किसी दूसरे का स्वास्थ्य मेरे जीवन का लक्ष्य कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बात नियम विरुद्ध है, नहीं हो सकता। तो इतना बच्चे के बारे में सोचना बंद करिए। बच्चे के बारे में आप इतना सोचेंगे ना तो वो चीज़ उस बच्चे को भारी पड़ जाएगी। स्वयं पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अपने पे ध्यान देंगे, ये बच्चे के प्रति सबसे बड़ी आपकी मदद हो जाएगी। सर स्वयं पर ध्यान तो दे रहा हूँ सर, और प्रयास भी कर रहा हूँ। और एक ईमानदारी से बात कहना चाहूँगा सर कि गिरता भी हूँ, चोट भी लगती है, और अभी बेहोशी में मैंने कुछ गलतियाँ भी की हैं सर पीछे, जो मेरी गलती थी सर। मैं अब जाके देखता हूँ तो सर बेहोशी में मैंने गलतियाँ की। तो अब वो क्या कर रहा है सर कि जैसे आपने बताया था कि जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हो तो समाज आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। तो समाज सही अध्यात्म को नहीं पसंद करता सर। तो सर मेरा निजी जीवन इन द सेंस, तो जो सामाजिक जीवन है सर, जो आसपास मेरे है सर, आपके कहे अनुसार मैं वहाँ डट कर खड़ा रहता हूँ सर। तो सर उससे ठीक है, मेरा सामाजिक बहिष्कार भी हो रहा है, मैं स्वीकार कर लिया सर। मुझे पागल की डिग्री भी मिल गई, मैंने वो भी स्वीकार कर लिया सर। लेकिन मैं इस रास्ते को छोड़कर भाग नहीं रहा हूँ सर, डट कर खड़ा हूँ। तो मुझे अक्सर चोट भी लग रही है सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चोट भी लगती है, अकेला भी रहता हूँ सर कई बार। और लेकिन आप जैसे बता रहे हो सर, धीरे धीरे मुझे आनंद भी आने लगा है। बीच में विचलित भी होता हूँ सर, ऐसा भी होता है। और मैं अब उसको देखता हूँ सर, तो अब एक्चुअली क्या होता है कि मैंने कह दिया कि मैं उसे घुमा रहा था। मैंने कहा मेरे भाई, मैं उसका पिता हूँ। जैसे आपने बताया था कि हमारे असली पिता तो हमारे सब जैसे आप उन्हें राम भी कह सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं, वो हैं। ठीक ठीक। तो मेरे सभी साथी मेरे ऊपर हंस पड़े, शायद वो इस बात को समझ नहीं पाए। और सर आपके एक सेशन में, शायद कल के सेशन में या आज के सेशन में था कि कबीरा कुत्ता मोतिया मेरा नाम, राम की ऐसी ऐसी कुछ था सर। मैं सर अपने आप को डिपार्टमेंट में कई बार अपने आप को कुत्ता भी कह देता हूँ सर। तो सर वो मेरे साथी, मैं तो सर मेरे मन में जो भी होता है सर मैं कह देता हूँ सर, मुझे कोई शर्म लिहाज वगैरह ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो सर इन सब मामले में मैंने उस इज्जत को त्याग दिया है सर, बिल्कुल त्याग दिया है। और जैसा आपने मुझे निर्देश दिया है सर, उस निर्देश पर पूरा अपने अंदर वो पहले वो चीज़ को लेकर आऊँगा। और थोड़ी आई भी है सर, और बेहतर प्रयास करूँगा, कर रहा हूँ सर। और उसके बाद जैसा आपने मुझे बताया है तो उसी रास्ते पर मैं आगे बढ़ूँगा, बढ़ रहा हूँ और गति से बढ़ता रहूँगा। जैसे सुबह आपने एक प्रश्नकर्ता को बताया था कि गति बढ़ाइए, तो गति भी बढ़ाऊँगा सर। अटक रहा हूँ तो सर अब अटक कहाँ रहा हूँ सर, अटक यहाँ जाता हूँ। कई बार जो मेरे समझ से ये आया है कि अगला मेरे संदीप विवेक जी संदीप जी, अगला प्रश्न हम ले सकते हैं। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट दीजिएगा सर। सर बहुत समय बाद मौका मिला है। अगली बार मिलेगा आपको मौका। ठीक है जी। मैं संदीप जी,
समझ गया हूँ। हाँ, और ये लोग तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग कतार में हैं, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बिल्कुल दिल से बात करी है, और इतना तो आपको मुझ पर यकीन है ही कि मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, जी सर। यात्रा अभी लंबी है, दूर तक जाना है, और चोट भी लगेगी, जो भी लगेगा उस चोट में भी हम और आप साथ साथ हैं। आपको भी चोट लगती है, मुझे भी लगती है। ठीक है, तो हम दोनों साथ साथ ही हैं, बढ़ते रहिए बस। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए रे साधो, माया कोई न खाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए रे साधो, माया कोई न खाए। जी सर नमस्ते, मेरा नाम गुप्ता संदेवी है। मैं TY BCom से हूँ। मेरा लास्ट ईयर, मैं मुंबई में रहती हूँ। मैंने दिसंबर माह में आचार्य जी को ज्वाइन किया। मैं पहले यूट्यूब से आचार्य जी को सुनती थी। मैंने पहला वीडियो शादी से रिलेटेड देखा था, जो कि हमारी यूपी में मोस्टली होता है कि गर्ल्स को शादी के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया था। तो इसलिए मैं आचार्य जी को उस वजह से ज्यादा ही सुनना शुरू किया कि ये बात एकदम सही है कि शादी को लेके बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में हुआ बहुत ज्यादा होता है। तो वहां से मैंने शुरू किया, और आज का मैं बताना चाहूंगी जो मैंने सीखा है कि जहाँ तट है वहाँ जहाँ नदी है वहाँ पे तट होगा ही। अगर कृष्ण है तो फिर अर्जुन है तो कृष्ण रहेंगे ही, और अगर प्यासा है तो पानी भी होता ही। हमें बस दिखता नहीं है कि कहाँ पे है, हम भूल जाते हैं। हम अपने सांसारिक भोगों में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता है। जो भी हमारे पास कृष्ण रहते हैं, कृष्ण के माध्यम से जो भी आते हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। और मैं एक काव्यात्मक अर्थ बोलूंगी, ऐसा कोई काल नहीं कृष्ण जब होते नहीं, नाम अलग संग्राम वही, गीताधार बहती रही। नमस्ते सर।